দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে কোথায় তোমার কাছে, আর স্ক্রিন শেয়ার আছে তো? यस मैम, रिकॉर्डिंग मैसेज এসেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फर्स्ट नहीं है ये हमारा, जो भी हो चैप्टर वाइज जो भी हो, सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये हमारा फर्स्ट क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो पहले हेडिंग कर लेते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। गुड इवनिंग सिगर्स। गुड इवनिंग सिगर्स। आवाज नहीं आ रहा है क्या? गुड इवनिंग मैम। आवाज कट कट के आ रहा है, ठीक है तुम्हें आ रहा है तो ठीक है। अच्छा देखो, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे आज हम लोग, जो कि काफी आसान होता है। लॉजिकल रीजनिंग वैसे सारा टॉपिक ही आसान होता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमें कितने तरह का सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा? लीनियर, सर्कुलर, पॉलीगन, ये 3 तरह का अरेंजमेंट होता है। अब लीनियर का मतलब जैसे स्कूल में तुम लोग बेंच में या कॉलेज में बेंच में जैसे बैठते हो, तो वो होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर वे में, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्म की तरह, ठीक है। सर्कुलर मतलब जैसे ऐसे राउंड में बैठे, दैट इज सर्कुलर अरेंजमेंट। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ऐसा, इस तरह का अलग अलग अरेंजमेंट। पॉलीगन का मतलब होता है इस तरह का, जैसे पॉलीगन जैसे 5 साइड से भी बनता है, 6, 10, ठीक है। लेकिन इसका हमें जरूरत नहीं अरेंजमेंट पता करने का, क्योंकि हमारे लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है ये 2 पॉइंट से ही आते हैं। मतलब ये 2 पॉइंट ही हमारे सिलेबस में कवर किया गया है, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। मतलब अगर रो वाइज है, इसे रो बोला जाता है, ठीक है। ऐसे जो है इसे रो बोला जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, रो बोला जाता है। ये जो सर्कुलर, ये सर्कुलर या फिर राउंड, राउंड भी बोल सकते हो, सर्कुलर या राउंड अरेंजमेंट, हमें ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर वाले से हमें यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल बेसिक सेंस लगा के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कुछ मैथ्स का फॉर्मूला ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है, हम लोग बेसिक सेंस लगा के सॉल्व कर सकेंगे। और उसके लिए छोटा छोटा पॉइंट हम एक बार बता देते हैं, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश का ये क्लैरिटी हमें होना चाहिए। जैसे देखो, अगर ये एक अरेंजमेंट दिख रहा है, ये कैसा अरेंजमेंट है? ये एक जो है लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये लीनियर अरेंजमेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन में, ठीक है। अब यहाँ से ये डायग्राम से हम लोग क्या क्या रीड कर सकते हैं, उसका एक इंटरप्रिटेशन दिया है, ताकि लैंग्वेज के साथ हम लोग जो है थोड़ा हैबिचुएट हो जाए। जैसे कि क्यू, आर, एस एंड टी आर राइट ऑफ पी, बट ओनली क्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी। इसका मतलब क्या है? अब ये अरेंजमेंट में ये कौन है? ये पी है, एक पर्सन, क्यू एक पर्सन है, आर एक पर्सन है, एस एक पर्सन है, टी एक पर्सन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है when the direction of face is not clear then we take based on diagram will be as follows, ठीक है। अगर हमें ये नहीं बताते हैं कि जो भी लोग बैठे हैं उनका फेस किधर है, जैसे अगर कोई भी कॉपी में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ईस्ट साइड ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है। इसको मैप पॉइंटिंग वगैरह में भी तुम लोगों ने कभी ज्योग्राफी वगैरह तो पढ़ाई होगा, वहां पर देखा होगा कि जब भी मैप पॉइंटिंग करते हो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, या फिर कभी भी मैप को रीड करते हो तो ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, पढ़ के देख सकते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहीं पर भी कोई भी पिक्चर निकाल लो, देख लो, ठीक है, ग्लोब का या कुछ भी चीज होगा तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही डिफाइन होता है। अच्छा, अगर हमें ये ना बता दे कि कैंडिडेट जो भी है जिनका सीटिंग अरेंजमेंट हमें दिया है उनका फेस किधर है, तो हम लोग हमेशा इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है, देखो इसका मतलब समझो, बोल रहा है क्यू आर एस टी आर राइट ऑफ द पी, तो पी का राइट कौन सा है? अगर ये पी है, पी बैठा है ऐसे, ठीक है, तो पी का राइट किधर है, लेफ्ट किधर है? तो अगर हमें डायरेक्शन किधर है नहीं बताया जाए तो हम लोग मानेंगे कि फेस इधर है, मतलब नॉर्थ के साइड फेस है। बेसिकली ये इनका बैक साइड है, तो ये मैंने इसे हेयर बना दिया, मतलब इसका आंख नाक सामने की तरफ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से अगर है तो तुम लोग अगर अपनी कॉपी में से ऐसा एक ह्यूमन बीइंग ड्रॉ करते हो और ये तुम लोग के बैक साइड बैठा हुआ ऐसा देखते हो, मतलब इसके साथ हमारा फेस टू फेस नहीं है, ठीक है, ये हमारे सामने है और इनका जो बैक साइड है वो हमारे तरफ है। तो हमारा राइट, इनका राइट, हमारा लेफ्ट हैंड, इनका लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऐसे होता है।
देख लो, समझ लो, जैसे खुद बैठे हो तुम लोग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जैसा है। अगर कोई इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है जिनका बैक साइड हमारे फेस के तरफ है, तो ऑब्वियसली हमारा राइट हैंड, इनका राइट हैंड, हमारा लेफ्ट, इनका लेफ्ट। और जब कोई हमारे फेस टू फेस खड़ा होता है, तब हमारा राइट हैंड उनका लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट उनका राइट होता है। ये एकदम नॉर्मल मैटर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्यू आर एस टी आर राइट ऑफ पी। पी के राइट साइड में अगर पी का फेस इधर है, पी कौन है, पर्सन का नाम है, ठीक है। बोल रहा है कि क्यू आर एस टी राइट ऑफ पी। पी के राइट साइड में कौन है, ये देखो पी के राइट साइड में है, ये रहा, ये हम हटा देते हैं, ये देखो दिखेगा तुम लोग को, क्यू आर एस टी, ठीक है, ये राइट साइड में है। लेकिन अगर बोले कि इमीडिएट राइट में कौन है, ये लैंग्वेज थोड़ा ध्यान दो, इमीडिएट राइट में कौन है। इमीडिएट का मतलब है जस्ट आफ्टर पी, ठीक है। मतलब पी के बाद तो बहुत सारे लोग हैं, ये देखो पी के बाद इधर राइट साइड में क्यू आर एस टी 4 पर्सन्स है जो इनके राइट साइड में, लेकिन इमीडिएट राइट मतलब बिल्कुल बगल में, ठीक है, बिल्कुल बगल में कौन है, क्यू है। अब इस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, इमीडिएट राइट, ठीक है। तो ये सब लैंग्वेज पता होगा तो हम लोग अपना ड्रॉ भी क्वेश्चन के हिसाब से बना पाएंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पर कैसा कैसा लैंग्वेज हमें दे सकता है। इमीडिएट राइट और राइट में फर्क क्या है। राइट में मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में जब बोलेंगे तो इंक्लूडिंग क्यू, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे इमीडिएट राइट, तो इमीडिएट राइट में सिर्फ क्यू है, मतलब जस्ट पी के बाद, ठीक है। फिर बोल रहा है एस आर क्यू पी। एस आर क्यू पी, ये लोग कौन है, ये लोग टी के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब टी का राइट इधर, टी का लेफ्ट इधर। अगर फेस इधर है, जैसे कि मैंने बोला, अब टी भी ऐसे बैठा है, इसका ये बैक साइड हो गया, ठीक है। टी ऐसे बैठा है, ठीक है, टी का ये फेस इधर है, ठीक है। तो ये राइट और ये लेफ्ट। तो यहाँ पर बोला है, देखो क्या, यहाँ ये वाला हटाते हैं तब तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, ठीक है। ये लोग कौन है, ये लोग टी के लेफ्ट साइड में दिख रहा है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एस है। ये देखो इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। ये सब जस्ट अभी हम लोग पढ़ के समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। R is T are right of Q, only R is the immediate right of Q। अब ये क्या इंटरप्रिटेशन दे डाला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है R is T are right of Q। Q के राइट में कौन है, Q का राइट ये और लेफ्ट ये प्रॉपर राइट और लेफ्ट, ये पूरा राइट और लेफ्ट, तो हर एक पर्सन का भी तो राइट लेफ्ट वैसे ही होगा ना। तो बोल रहे हैं Q के राइट साइड में कौन कौन है, R is T है, ठीक है। और ओनली R इज द इमीडिएट राइट ऑफ Q। सिर्फ R ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली इनके बाद बैठे हैं, ठीक है। अब ड्रॉ देख के पता चल रहा है। अच्छा, तो ये इसमें हमें क्या समझना है, मेनली यही समझना है कि इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट और ओनली राइट लेफ्ट में फर्क क्या है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर क्या बोला है, पी आर क्यू पी, यानी आर क्यू पी, ये तीनों का बात हो रहा है। आर लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट साइड में है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में आर है, यही बोला होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, बट आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। अच्छा, फिर एस एंड टी आर राइट ऑफ आर, ठीक है। एस एंड टी ये आर के राइट साइड में है, एस और टी, बट एस जो है वो इमीडिएट राइट में है, एस इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर। फिर Q एंड P आर लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट में कौन है, Q है, P है, बट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Q है। Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। इमीडिएटली लेफ्ट साइड में कौन है, R है। अच्छा, और क्या इंटरप्रिटेशन है देखते हैं। P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। T is the immediate right of S। चलो चेक करो, P is the immediate left of Q। P जो है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट में, Q के इमीडिएट लेफ्ट में। देखो अब ये ना बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, पढ़ के उनको ये नहीं समझ में आता है। P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q का मतलब ये नहीं है कि Q जो है, Q के लेफ्ट में P है, P के लेफ्ट में Q नहीं बोल रहा है। P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, मतलब अगर Q बनाओगे तो Q का अगर फेस इधर है तो ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, मतलब जस्ट Q के बाद इधर P होना चाहिए। ये देखो Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, while is
T इज द इमीडिएट राइट ऑफ एस, T जो है वो एस के इमीडिएट राइट में, तो एस का राइट साइड ये देखो इमीडिएट राइट में T है, ठीक है। तो ये पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, इस वजह से ये थोड़ा हमें बता रहा है कि कैसे करके इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ मेनली इतना ही समझना था हमें कि इमीडिएट राइट और ओनली राइट, इमीडिएट लेफ्ट और ओनली लेफ्ट में क्या फर्क है, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर डायरेक्शन बोल रहा है व्हेन डायरेक्शन ऑफ फेस इज टुवर्ड्स यू, ठीक है। अगर हमारे साइड फेस टू फेस करके बैठे हुए हैं, मतलब PQRST, ठीक है, मतलब P का फेस हमारे साइड है, मतलब अभी देखो डायग्राम कैसे चेंज हो जाएगा। कोई हमारे फेस टू फेस है तो हमारा राइट इनका लेफ्ट होगा। अगर तुम लोग ये एक बार ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में देखोगे तो इधर तुम लोग का राइट हैंड है, देखो हम तो राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो ये मेरा राइट हैंड हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट, ठीक है, और ये राइट। जब फेस टू फेस होता है जस्ट ऑपोजिट केस अराइज होता है, ठीक है। कोई हमारे फेस टू फेस खड़ा हुआ है तो हमारा राइट उनका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उनका राइट हो जाएगा हैंड और लेग के केस में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर इस डायग्राम से थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। अब P के लेफ्ट साइड में कौन है, अब P का लेफ्ट किधर है, ये तो QRST, ठीक है, QRST। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने सेम चीज का इंटरप्रिटेशन देखा था, क्योंकि P का फेस ऐसा था वो उधर था, ठीक है, हमारे फेस टू फेस नहीं था, तब फेस टू फेस है या नहीं है उसके लिए ड्रॉ कैसे करेंगे। अगर फेस टू फेस नहीं समझाना है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, मतलब क्वेश्चन अगर बोलेगा हमारे फेस टू फेस नहीं है तो ऐसे बनाएंगे ड्रॉ, अगर बोलेगा फेस टू फेस है तो ऐसे बनाएंगे ड्रॉ, ठीक है। हमारे साइड हमारे फेस टू फेस ड्रॉ करना चाहिए। अब यहाँ पर P का देखो, P का लेफ्ट साइड में अगर कोई पूछे तो फिर P के लेफ्ट साइड में हो जाता है QRST, लेकिन वो वाले डायग्राम में P के लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, P के लेफ्ट में देखो कुछ नहीं आएगा, P ही लास्ट है, P के लेफ्ट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो बोल रहा है राइट ऑफ T, T के राइट साइड में, अब T का फेस इधर है तो T का राइट हमारा लेफ्ट साइड, तो T के राइट साइड में इतने सारे लोग हैं SRQP, ठीक है। Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, Q जो है वो P के इमीडिएट लेफ्ट साइड में है। R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, R जो है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट में है। S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के लेफ्ट साइड में S है, ये सब लेफ्ट साइड है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वैसे भी मैंने समझाया कि कैसे लेफ्ट और राइट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहे हैं T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, T जो है वो S के इमीडिएट लेफ्ट में है। अच्छा एस इज इमीडिएट राइट ऑफ T, अब इसका ऑपोजिटली बोल रहा है एस जो है T का राइट में है, ठीक है, एस जो है T के राइट में है। R इज इमीडिएट राइट ऑफ S, S का राइट में R है, ठीक है। Q इज इमीडिएट राइट ऑफ R, Q जो है वो R के राइट में है। एंड P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, ये देखो P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q। तो ये हमें जस्ट समझाने के लिए दिया गया था कि राइट लेफ्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। और एक तरह से भी हमें क्वेश्चन दे सकता है जैसे कि टू रोज, जैसे ये एक ही रो था, रो का मतलब ऐसे, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन की तरह। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बोला जाए कि ऐसे 3 पर्सन है, ठीक है, ऐसे 3 पर्सन है जो हमारे फेस टू फेस है, ऐसे मैंने फेस बना दिया, ठीक है, और 3 पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, जिनका बैक साइड हमारे तरफ होगा, ठीक है। अब ये इनके साथ फेस टू फेस है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब यही चीज दिया हुआ है ABCDEF ऐसे करके वो 2 रो में बैठे, रो बोला जाता है इस तरह से, लाइन में जब रहता है कोई तो उसे मैथमेटिकली रो बोला जाता है, ठीक है। A इज सिटिंग ऑपोजिट D, ये देखो इससे इंटरप्रिटेशन, A सिटिंग ऑपोजिट D, D के ऑपोजिट में कौन है, A है। B जो है B इज सिटिंग ऑपोजिट E, E के ऑपोजिट में कौन है, B है। C इज सिटिंग ऑपोजिट F के ऑपोजिट में कौन है, C है, ठीक है। ये पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, जब हमें लैंग्वेज देगा तो डायग्राम हमें खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। D एंड C सिटिंग एट डायगोनली ऑपोजिट पोजीशन, इसका मतलब D और C जो है डायगोनल मतलब ऐसा होता है, ठीक है, डायगोनली ऑपोजिट है। A and F are sitting at diagonally opposite, AF diagonally opposite है। इस सिचुएशन को बोला जाता है डायगोनली, मतलब जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि कोना कोनी, ठीक है। तो मतलब एक एंगल, मतलब एक साइड से लेके दूसरे साइड, ठीक है, एक साइड से लेके दूसरे साइड को बोला जाता है डायगोनल। अब डायगोनली ऑपोजिट है। अच्छा ये हो गया, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे डायगोनली ऑपोजिट मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, 4 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन ए रो, A is occupying seat next to B but not next to C, if C is not sitting next to D, who is occupying seat adjacent to D, ठीक है। मैंने तो थोड़ा जल्दी पढ़ा, अभी फिर से पढ़ के बताएंगे, मतलब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या बोला है, अभी तुम लोग खुद से भी ट्राई करो या फिर मुझे भी आंसर दे सकते हो।
यहां से देखो क्या बोल रहा है, 4 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन ए रो, 4 चिल्ड्रेन है, ठीक है, जो कि रो में बैठे हैं, रो मतलब लाइन में। अब चिल्ड्रेन कौन कौन है, देखो नाम क्या दिया है, ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, बी के बारे में, सी के बारे में और डी के बारे में। तो चिल्ड्रेन कौन कौन है, ए बी सी डी, ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब ये कैसे बैठे हैं, एक रो में बैठे हैं। अच्छा, अब हमें क्या बोल रहा है, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ठीक है, ए जो है वो बी के बाद बैठा है, ठीक है। ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब ए बी के बाद तो बैठ रहा है बट सी के बाद नहीं बैठेगा। हमें यहाँ पर पहले तो लैंग्वेज समझना पड़ेगा ना, तो लैंग्वेज के हिसाब से क्या बोला है, देखो लैंग्वेज के हिसाब से बोल रहे हैं ए इज ऑक्युपाइंग सीट, जो सीट ए ने ऑक्युपाई किया है वो बी के बाद का है बट नॉट नेक्स्ट टू सी, बट सी के बगल में वो नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ए बी या तो बी ए। सोचो ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलो। 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, तो बी के इधर भी बैठ सकता है, बी के इधर भी बैठ सकता है। तो ये 2 सिचुएशन हम लोग का आ सकता है। अभी कौन सा हमारे कंडीशन के साथ फुलफिल होगा तो वो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा। फिर बोल रहा है बट नॉट नेक्स्ट टू सी, मतलब यहाँ भी सी नहीं आ सकता है, यहाँ भी सी नहीं आ सकता है, क्योंकि ए जो है वो सी के पास नहीं बैठेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, और सी और डी एक साथ नहीं बैठेंगे, मतलब ना तो सी डी होगा ना तो डी सी होगा, ठीक है। अब सी और डी एक साथ नहीं बैठेंगे ना, सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी या डी सी ये दोनों में से कुछ भी ऑकर्ड नहीं हो सकता है। Who is occupying seat adjacent to D? Adjacent मतलब D के साथ कौन बैठ सकता है, तो देखो या तो A B होगा या तो B A होगा, यहाँ C नहीं होगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। और C और D पास पास नहीं होगा। और हमें यहाँ पर बोल रहा है कि फिर इसका मतलब D के साथ कौन बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने किसका पोजीशन अभी तक नहीं फाइंड आउट किया है, सभी का लगभग कर लिया है। सी डी एक साथ नहीं होंगे, इतना कंफर्म हो गया है, ठीक है भाई, सी डी एक साथ नहीं होने वाले, और यहाँ पर सी नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर या ये तो सी डी हो सकता है, ये जो सिचुएशन है ए बी, इसमें या तो सी डी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है ए बी और ये सॉरी सी डी तो नहीं होगा ना, ऐसा हमें बोला है, एक सेकेंड, यहाँ पर सी डी तो नहीं होगा, यहाँ पर बता दिया है सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी और डी अलग अलग बैठेंगे, ठीक है। और ए के पास सी नहीं बैठेगा, तो ए के पास कौन बैठ सकता है, डी बैठ सकता है, ठीक है, इधर डी आ सकता है। तो सी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ये पोजीशन हो सकता है, या फिर सी यहाँ पर आ सकता है, अगर ये वाला कंडीशन हो रहा है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, हमें बोला है हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, ठीक है, डी के साथ कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो डी के साथ कौन बैठा हुआ है, डी के साथ इधर देखो ए बैठा हुआ है, ये भी डायग्राम देखो ए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन, ये देखो हम नीचे करते हैं, ये देखो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा, दैट इज ए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, डी के साथ एडजेसेंट वे में ए का सीटिंग है, ठीक है। अब ऐसे ड्रॉ करो, मतलब दोनों पॉसिबल डायग्राम हमारा सही है। तो हमें कंडीशंस पढ़ के डायग्राम को खुद से बनाना है। बोला था 4 चिल्ड्रन जो है वो रो में बैठे हैं, एरो ये एक्चुअली रो बोला है। ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, अब ए जो है वो बी के बाद बैठे हैं, तो ये 2 कंडीशन हो सकता है, या तो ए बी इस तरह से बैठे या बी ए इस तरह से बैठे। अब हमें बता दिया था कि सी जो है वो ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट टू सी, ए जो है वो कैसे भी सी के पास नहीं बैठने वाले, मतलब यहाँ सी नहीं आएगा कंफर्म, इधर भी सी नहीं आएगा, क्योंकि ये ए के बाद हो रहा है, ये भी ए के बाद हो रहा है। अब बोल रहे सी डी एक साथ नहीं होगा, ए बी तो हमेशा एक साथ ही होगा, चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो। अब कौन सा सही है पूरा डायग्राम बनने के बाद पता चलेगा। अब बोल रहे सी डी या डी सी पॉसिबल नहीं है एक साथ होना, तो यहाँ डी यहाँ सी कर सकते हो, यहाँ सी यहाँ डी कर सकते हो, या फिर कुछ ये देखो इसमें हम लोग इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं, यहाँ सी कर दो, ठीक है, यहाँ डी कर दो,
ठीक है, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। ये ए है, ये बी है, दो कंडीशन हो सकता है। जैसे यहाँ सी डी लिखा तो यहाँ डी सी, और इसमें भी देखो दो कंडीशन हो सकता है। यहाँ मैंने डी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, और बी ए जैसा था वैसा ही रख दिया, मतलब ये भी एक पॉसिबल डायग्राम बन गया। तो भी हमारा आंसर वही वाला आएगा, एडजेसेंट टू डी। डी के एडजेसेंट टू डी कौन है? अच्छा, ऐसा करने से हमारा एडजेसेंट टू हु इज ऑक्युपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी, डी के पास कौन है? ए हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब देखो बोल रहा है कि ऑप्शंस में क्या क्या है। डी के एडजेसेंट में ऑप्शन में हमारा 4 चिल्ड्रन वर सिटिंग, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए इज ऑक्युपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट टू सी। अच्छा, ये डायग्राम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डायग्राम बनाने से सी यहाँ आ जाएगा। ए और सी में जो कंडीशन बोला था ना कि ए सी नहीं हो सकता है या सी ए नहीं हो सकता है, उस बात का भी ध्यान देना चाहिए। दैट्स वाई ये वाला डायग्राम कैंसिल, ठीक है। अच्छा, और ये वाला डायग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला, इसमें भी ए सी कंडीशन आ गया, तो ये वाला डायग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि पॉसिबल कौन सा डायग्राम से हमारा आंसर आ सकता है। तो हर तरह का पॉसिबल डायग्राम हम लोग बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अच्छा, अब ये नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एग्जाम्पल 4 में P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a row facing north, ठीक है। नॉर्थ के साइड फेस करके P, Q, R, S, T, U, V सभी बैठे हैं, ठीक है। तो ये देखो नॉर्थ मतलब किधर हो जाएगा? एग्जाम्पल 4, ठीक है। नॉर्थ मतलब ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ के साइड फेस करके मतलब इधर फेस है सबका, इधर फेस है, ठीक है। एरो एरो से बताना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है P, Q, R, S, T, U, V, W सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। P, Q, R, S, T, U, V, W। अच्छा, ये क्या है? ये नॉर्थ साइड फेस करके है। P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, ठीक है। P जो है वो P is fourth to the right of T, T के राइट साइड में फोर्थ पोजीशन में P है। इसका मतलब तो हम लोग छोटा छोटा पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको ऐड करके जो है कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है P is fourth to the right of T, तो P जो है वो T के राइट साइड में फोर्थ नंबर पोजीशन में। अगर T का फेस इधर है, ठीक है, तो टी का राइट कौन सा होगा, टी का लेफ्ट कौन सा होगा? तो हमारा जो राइट साइड है वही टी का राइट होगा, और हमारा जो लेफ्ट है वही टी का लेफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? देखो P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, तो T के राइट साइड में मतलब इधर फोर्थ नंबर पोजीशन में P है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर P है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। हम अपने मन से नहीं कर रहे। और इसका यही राइट है यही लेफ्ट है, कैसे पता चला? क्योंकि देखो पूरे डायग्राम का ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, बिकॉज स्पेस इधर है, ठीक है, स्पेस इधर है। अच्छा, अब देखो P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ T, T के राइट साइड में फोर्थ पोजीशन में P चला गया। W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, W जो है वो एस के लेफ्ट में फोर्थ में है। तो हम नीचे सेकेंड डायग्राम बनाते हैं, इसको फिर ऐड करके पूरा डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं W जो है वो एस के लेफ्ट साइड में फोर्थ पोजीशन में है, तो एस का लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में कौन है? W है, ठीक है। W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। R एंड U which are not at the end, R और U जो है वो कभी एंड में नहीं रहेंगे। एंड का मतलब ये रो का तो एक एंड होगा, तो एंड में बोल रहा है कि R और U कभी नहीं रह सकते हैं। आर नेबर ऑफ Q एंड T, R और U जो है ये एंड पोजीशन में नहीं रहेंगे। एंड पोजीशन का मतलब, एंड पोजीशन का मतलब हम बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एंड पोजीशन में कौन है? P है और T है, दैट इज द एंड पोजीशन, या फिर जिसे एक्सट्रीम बोल सकते हो, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पर कंडीशन बताया है, देखो हाँ, R एंड U विच आर नॉट एंड्स, कोई भी एंड में नहीं रहेंगे। आर नेबर ऑफ Q एंड T, तो R इज नेबर ऑफ Q, R जो है वो Q के नेबर है, ठीक है, मतलब Q के पास रहते हैं, और U जो है वो T के नेबर है, ऐसा हमें बोला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब
ये U जो है वो मे भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, हमें तो पॉसिबल डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, ये यहाँ पर आ सकता है क्योंकि Q और T जो है वो नेबर है, तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो पहला डायग्राम हमारा जो बना उसमें क्या, ये देखो हम पहले इसको दिखा देते हैं। पहला कंडीशन जो है उससे हमें ये पता चल रहा है कि T और P के बीच में 3 खाली जगह होंगी, ठीक है, T और P के बीच में 3 खाली जगह होना चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि W और S के बीच में यहाँ पर हमारा 3 खाली जगह होगा, W और S के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर R and U which are not at the end are neighbor of Q and T, ठीक है, Q and T के नेबर हो रहे हैं R और U। फिर बोल रहा है W is next to the left of P, ठीक है, W जो है वो P के लेफ्ट में है, ठीक है, W जो है वो P के लेफ्ट में है, तो P का लेफ्ट, तो P का ये हो जाएगा लेफ्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर W हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर W हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, P इज नेबर ऑफ Q, P जो है वो Q के नेबर है, ठीक है। अब Q का पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो एक्सट्रीम एंड में कौन है, ठीक है। तो कितने लोग हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पर्सन है, जिसमें से हम लोगों ने ये 3 पोजीशन निकाल लिया। आर और यू जो है वो एंड में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रीड करते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, पी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट साइड में फोर्थ पोजीशन में पी कर लिया हम लोगों ने। W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो W जो है वो एस के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पोजीशन पे है। अच्छा, फिर बोल रहा है R एंड U विच आर नॉट एट द एंड, R और U जो है वो एंड पे नहीं जाएंगे। इसका मतलब अगर हम ये 8 पोजीशन बना ले, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये लास्ट का जो दो पोजीशन है, ये दो पोजीशन में कौन नहीं जाएंगे, R और U, ये लास्ट में नहीं जाने वाले। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक एक्स्ट्रा हो गया है मेरा, चलो ये हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड में कौन नहीं जाएगा, R एंड U, तो यहाँ पर लिख के एक बार काट देते हैं ताकि समझ में आ जाए, R और U यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इनके नेबर का क्या सिस्टम है, आर नेबर ऑफ Q एंड T, R और U जो है Q और T के नेबर है, ठीक है। तो आर U के नेबर मतलब T के नेबर कौन है, U है, तो T यहाँ पर है तो U यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि हमें पता है ये साइड में नहीं जाने वाला, तो T का नेबर हो गया U, ठीक है। अच्छा, और R का नेबर हो जाएगा, क्यों बोला है, ठीक है, अभी तक आर तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया नहीं है। W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, W इज नेक्स्ट टू द, अच्छा ये देखो W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P भी बोला है, तो P का लेफ्ट साइड में W है। अच्छा, और W के बाद 4 पोजीशन गैप देके S है। अब तो देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर W आ जाएगा, W को यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं तो कैसा बनेगा हमारा ड्रॉ, तो पॉसिबली ये ड्रॉ हमारा हो सकता है, जैसे कि पहले यहाँ T हो गया, U हो गया, ठीक है, एक गैप देके मैंने ये W लिख दिया, ये P लिख दिया, जैसे पोजीशन मिला, फिर W के बाद 3 गैप देके S, ठीक है। अब बाकी गैप को फिलअप कर लो, बाकी गैप को फिलअप कर लो। अब यहाँ पर R का जो R जो है ये हम लोग का Q का नेबर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर U और T जो है वो नेबर है, तो U तो मैंने लिख दिया है, R और Q नेबर है, तो इसका मतलब R Q यहाँ पर लिखना चाहिए, तो ये लिखा मैंने Q और यहाँ पर मैंने R लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बचा कौन, एक ही पर्सन बच रहा है, P लिख दिया है, नहीं P, हाँ P लिख दिया है हम लोगों ने, Q लिख दिया है, R P ये रहा, P को पुट कर दिया, Q भी हो गया, R भी हो गया, S भी हो गया, T भी हो गया, U भी हो गया, ठीक है। अच्छा, बचा क्या, V, तो अब V के बारे में कुछ नहीं बोला है, V को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग पूरा अरेंजमेंट को एक बार फिर से पढ़ के देख लेंगे कि सही हुआ है कि नहीं। P इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ T, P जो है वो T के फोर्थ पोजीशन में राइट साइड में, ये रहा राइट साइड, ये रहा फोर्थ पोजीशन में P है, चलो ठीक हुआ है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, ये देखो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन में W है। अच्छा, फिर क्या बोला है, R एंड U विच आर नॉट एट एंड्स आर नेबर ऑफ Q एंड T, तो R का नेबर Q, R का नेबर Q
और T का नेबर U, चलो ये भी बन गया। W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P, W जो है वो P के लेफ्ट साइड में है। फिर यहाँ पर बोला है हु आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स, हमें पूछा है एक्सट्रीम एंड में कौन है, तो एक्सट्रीम एंड में T और S है, ठीक है। एक्सट्रीम एंड में T और S आ रहा है, देखते हैं ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ऑप्शंस तो दिया नहीं है, हाँ T एंड S आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोगों ने इसे QR ही लिखा, अगर RQ लिख देते तो क्या होता, तो भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि R और Q नेबर है, तो RQ लिखो या QR लिखो, इसमें हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम आंसर ही आएगा, क्योंकि हमें एक्सट्रीम में कौन है ये पूछा है, R और Q के पोजीशन को लेके उस तरह से कुछ पूछा नहीं है, तो ये डायग्राम भी वैलिड है। और अगर हम लोग डायग्राम ऐसे बनाते हैं TUVWPRQS, देन ये भी डायग्राम हमारा सही होगा। इस केस में भी हमारा सारे कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो जाएंगे। QR या RQ कुछ भी लिखो, इससे हमारे आंसर को भी इम्पैक्ट नहीं ला रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर दूसरा कुछ क्वेश्चंस होता है तो हमें देखना पड़ेगा किस तरह का हमें ऑप्शंस दिया हुआ है, उस हिसाब से फिर हमें आंसर को रीराइट करना पड़ सकता है, मतलब फिर से डायग्राम दूसरा ड्रॉ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से पढ़ पढ़ के करना है और कुछ नहीं। फिर देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5, ये क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 5, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है देयर आर 5 हाउसेस PQRST, P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो पहला कंडीशन P जो है वो Q के राइट साइड में है, ठीक है। तो P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, अब हमें ये सोचना है कि Q का राइट कौन सा होगा, Q का लेफ्ट कौन सा होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया था कि जब हमें कुछ नहीं बताया जाए कि किधर फेस है, तो हम लोग हमेशा ड्रॉ को इस पैटर्न में मानेंगे कि फेस हमारा नॉर्थ के साइड में है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि देखो 5 हाउसेस है PQRST, तो ये 5 हाउसेस के लिए मैंने 5 एरोस बना लिया और बाकी छोटे छोटे कंडीशन को ऐड ऑन करते चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q अगर ये है तो Q का इधर फेस अगर है घर का, तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब हमें बोला है कि P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q के राइट साइड में कौन है, P है। P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, मतलब जस्ट Q के बाद ही P वाला घर है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, फिर दूसरा कंडीशन बोल रहा है T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो R जो है उसका लेफ्ट उसका राइट, यहाँ पर T होगा, इमीडिएट मतलब जस्ट ऐसा बनेगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, और P के राइट साइड में, ठीक है, P के राइट साइड में, मतलब ये देखो एक लिंक बन गया। यहाँ पर बोल रहा है P जो है वो राइट ऑफ Q एंड T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, मतलब T का जो पोजीशन है वो कैसा है, T का जो पोजीशन है वो R के लेफ्ट साइड में है, R के लेफ्ट साइड में है, और P के राइट साइड में, मतलब P इधर होगा ऐसा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर जो मैंने छोटा छोटा अरेंजमेंट किया है उसके हिसाब से अगर देखें तो T का 2 कंडीशन निकल के आता है। T जो है वो R के इमीडिएट लेफ्ट में है और P के इमीडिएट राइट में है, तो P के इमीडिएट राइट में T, मतलब अगर ये अब हम लोग ऐड करें तो ये Q, ये वाला P और P के इधर T आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पर Q इज राइट ऑफ S, ठीक है, Q इज राइट ऑफ S, Q जो है वो S के राइट साइड में है, तो यहाँ पर और एक कंडीशन बना लेते हैं, Q इज राइट ऑफ S, S का राइट मतलब इधर, तो ये Q हो जाएगा, इधर राइट हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है विच हाउस इज मिडिल, कौन सा घर मिडिल पे है, ठीक है। चलो अब ये सारी चीज हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि Q का पोजीशन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो यहाँ पर Q जो है, Q का पोजीशन हमें पता चला, Q का पोजीशन क्या है, Q का पोजीशन यहाँ पर 5 हाउसेस, P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, ठीक है, P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के राइट साइड में P बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है यहाँ पर T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, तो R का लेफ्ट किधर होगा, R अगर यहाँ पर बना लेते हैं, R का लेफ्ट ये हो गया, T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अच्छा, एंड इमीडिएट राइट ऑफ P, और P के राइट साइड में T बन गया, ठीक है। Q इज राइट ऑफ S,
Q जो है वो S के राइट साइड में है, तो S अगर यहाँ पर बनाएंगे तो S का राइट इधर होगा, तो Q जो है वो S के राइट साइड में हो गया। अच्छा, विच हाउस इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन सा हाउस है, फिर मिडिल में कौन सा हाउस है, P, ठीक है, मिडिल में कौन सा हाउस हो गया, P। अरेंजमेंट क्या बना, S Q P T R, ठीक है, तो मिडिल में कौन सा हाउस हो गया, P हो गया। तो इसका मतलब ये देखो, ठीक है, ऐसे पढ़ पढ़ के करना है और कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, ठीक है। मतलब राइट लेफ्ट का जो है अंदाजा सही रखो तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा। हाँ, मोर देन वन डायग्राम बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन हर एक केस में बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे डायग्राम बना के फिर उसे ऐड ऑन कर लो। अच्छा, फिर क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 6, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच, बेंच में 5 दोस्त बैठे हैं, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो ए जो है वो बी के लेफ्ट साइड में, तो बी ऐसे है, तो बी का राइट लेफ्ट कौन सा होगा। अगर अब देखो क्वेश्चन में जब तक हमें ये नहीं बताएगा कि सबका फेस किधर है, देखो नहीं बताया है, क्वेश्चन पढ़ के देख लो, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, D is to the immediate right of B but on the immediate left of E, ये इंफॉर्मेशन सीटिंग पोजीशंस का बताया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि फेस किधर है। जब ये नहीं बताएगा फेस किधर है, ऑलवेज हम लोग मानेंगे कि फेस इधर है, ठीक है, नॉर्थ के साइड में, ऐसा रूल्स है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। अब देखो 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का लेफ्ट किधर होगा, अगर फेस इधर है मतलब हमारा लेफ्ट हैंड जिधर है बी का भी लेफ्ट उधर ही होगा, मतलब पूरे डायग्राम का ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये राइट साइड हो जाएगा। अब ड्रॉ करो, ठीक है, बी जो है ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के बाद ही यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, बी के बाद ही ए आ गया, बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, तो ये किसका बात हो रहा है, ए का हो रहा है, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, बट इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए सी के इमीडिएट राइट साइड में है, ए जो है तो सी यहां पर बना लो, सी का राइट ये हो गया, सी के इमीडिएट राइट में ए आ गया, D is to the immediate right of B, B के इमीडिएट राइट, तो राइट साइड ये है, B के इमीडिएट राइट में कौन है, D है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, बट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, लेकिन B जो है वो E के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो E यहाँ बनाओगे तो E का लेफ्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं who are at the extremes, extremes मतलब कॉर्नर, कॉर्नर में कौन है, C और E, ठीक है, कॉर्नर में कौन है, C और E, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कॉर्नर में कौन है, सी और ई। एग्जाम्पल 7 देखो, इन ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, 5 गर्ल्स जो है, 5 गर्ल्स जो है वो रो में बैठी थी, रो मतलब जो है लीनियर पोजीशन, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो P जो है, अब देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या इनका फेस किधर है, कुछ बताया है, P is to the immediate left of N and to the immediate right of O, R is sitting to the immediate right of N but to the left of O, who is sitting in the middle, नहीं, फेस के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर फेस के बारे में कुछ नहीं बताया है इन दैट केस फेस हमेशा मानेंगे कि इधर है, ठीक है, और फेस अगर इधर है उसके हिसाब से ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, ये तो पता करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, किसके इमीडिएट राइट में कौन है। बोल रहा है कि P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, ठीक है, M के लेफ्ट में P है, तो पहले इतना बना लेते हैं, M कहीं पर भी एक जगह M बना लेते हैं, तो M का लेफ्ट ये हो गया, M के लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P है, मतलब जस्ट M के इधर P हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ O, ये कौन है, P का ही बोल रहा है, P जो है वो M के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में, और O के इमीडिएट राइट में, तो O का राइट साइड ये जिधर P हो गया, O का राइट साइड में P बन जाएगा, अगर O इधर लिखोगे, अगर O यहाँ लिख देते हो, देखो ऐसा हो सकता है यहाँ पर ही क्यों लिखेंगे, तुम लोग के दिमाग में ऐसा आ सकता है, O यहाँ लिखोगे तो O यहाँ लिखोगे तो इमीडिएट वाला पोजीशन कैंसिल हो जाएगा ना, M के इमीडिएट लेफ्ट में P है तो O यहाँ नहीं लिख सकते हो, फिर O यहाँ लिखोगे इमीडिएट राइट में नहीं आएगा ना, लेफ्ट में आ जाएगा, हमें क्या बोला है, O के इमीडिएट राइट में P है, तो मतलब जस्ट O उसके बाद P, तो क्या होगा, OP होगा या PO होगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखो OP अगर हो रहा है तो O अगर इधर फेस है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, और ये करोगे तो फिर ओ के लेफ्ट में हो जाएगा ना, तो हमें इधर ओ लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना सा समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। आर जो है वो एन के राइट में बैठा है। आर जो है सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। चलो एक हिंट्स हमें मिला, ओ हम लोगों ने क्योंकि ड्रॉ कर रखा है। अब देखो आर जो है वो एन के राइट में हमें बता रहा है, लेकिन देखो हमारे पास ना तो आर है ना तो एन अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन मिल गया, बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो आर क्या है, आर जो है वो ओ के लेफ्ट साइड में बैठा है। आर जो है वो ओ के लेफ्ट साइड में, तो ओ का लेफ्ट इधर, तो आर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, आर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन। तो एन का राइट साइड कहां पर आएगा, जस्ट एन के बाद ही आर होगा, मतलब या तो एन आर या तो आर एन, ये हो सकता है, लेकिन लेफ्ट राइट का कंडीशन है, ठीक है। गुड इवनिंग नानी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, इमीडिएट यहाँ पर बोला है ना, इमीडिएट बात बोला है। देखो आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, ठीक है। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो एन का राइट साइड में जाना चाहिए। तो एन का फेस इधर है तो राइट ये होगा, ये तो नहीं होगा ना, ये तो लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एन बना लो, यहाँ पर एन बना लो, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन फुलफिल हो गया। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के राइट साइड में आर आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल। मिडिल में कौन बैठा है, ठीक है। क्या हम लोगों ने सबका नाम लिख लिया, 5 गर्ल्स थे, 5 गर्ल्स हो गया, 1 2 3 4 5। अब मिडिल में कौन है, मिडिल में ओ है, ठीक है। मिडिल में कौन है, ओ है, मिडिल में ओ है। अच्छा, तो ये आंसर हम लोग का आ जाएगा ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो। अच्छा, फिर देखो एग्जाम्पल 8। 5 boys A, B, C, D and E are standing in a row, ठीक है। 5 boys जो है रो में है, D is on the immediate right of E, ठीक है। 5 boys हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फेस कहीं बोला है क्या, D is to the immediate right of E, B is on the immediate left of E, but on the immediate right of A, D is one of the immediate left of C, who is standing on the extreme right, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बार भी नहीं बोला है कि जो ये लोग बैठे हैं, सॉरी खड़े हैं, इनका फेस किधर है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज एजम्पशन की फेस हमारा नॉर्थ के साइड है। अगर नॉर्थ के साइड फेस है, पूरा डायग्राम जो बनेगा वहां पर जितने भी लोग खड़े रहेंगे उनका लेफ्ट साइड ये होगा, उनका राइट साइड ये होगा। अब क्वेश्चन बनाओ, यहाँ पर बोल रहा है स्टार्टिंग में ही D इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। अब कहीं पर भी पहले E बना लो, ठीक है, कहीं पर भी E बना लो। E का इमीडिएट राइट, E का राइट साइड ये हो जाएगा, राइट साइड में कौन है, D है, तो इसके बाद D बना लो, ठीक है। राइट साइड में D बन गया, आगे पढ़ो। B इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। E के लेफ्ट साइड में, इमीडिएट लेफ्ट साइड में B है। इमीडिएट का मतलब अब इन दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E हो गया, ठीक है। E B जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E हो गया, बट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ A। उसके साथ साथ B का क्या बोला है, देखो B का दो कंडीशन बोला है। B जो है वो E के लेफ्ट साइड में है, जस्ट बात, E के लेफ्ट साइड में पहली B है, और राइट ऑफ A, A के इमीडिएट राइट में, A के इमीडिएट राइट में B है। तो A इधर लिखेंगे तब ना इसके राइट साइड में B आएगा। इमीडिएट राइट मतलब A B के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, D इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। D जो है वो C के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अगर C यहाँ पर बनाएंगे तभी ना होगा। देखो इमीडिएट का मतलब क्या है, जस्ट उसके बाद, जस्ट उसके बाद ही होना चाहिए। तो यहाँ तो C बना नहीं सकते क्योंकि E D के बीच में तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों इमीडिएट पोजीशन पे है। मतलब E जो है E के इमीडिएट राइट में D है, तो इन दोनों के बीच में तो नहीं आएगा। तो हमें कहाँ पर करना पड़ेगा, C जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी तो होगा। C के इमीडिएट लेफ्ट में D, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट बोल रहा है, who is standing on the extreme right, किसका बात बोल रहे हैं, D का बात बोल रहा है D is on the immediate left of C, और who is standing on the extreme right मतलब C का बात हो रहा है, ठीक है। कॉमा देके जो who बोल रहा है ना, दैट इज C का बात हो रहा है। C एक्सट्रीम राइट में मतलब C के बाद और कोई नहीं आएगा। एक्सट्रीम राइट का मतलब C कॉर्नर में है, राइट साइड में। कैसे पता चला, लैंग्वेज देखो, D is on the immediate left of C, कॉमा who मतलब किसका बात हो रहा है, C का। फिर क्या बोल रहे हैं, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। ऐसी सिचुएशन में मिडिल में कौन खड़ा है,
तो मिडिल में कौन है भाई, ए बी डी सी, मिडिल में ई है, ठीक है, मिडिल में ई है, यानी आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिडिल में ई है। ये तो गया हमारा लीनियर का कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा अब देखो सर्कुलर वाला भी दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले लीनियर का कुछ एग्जाम्पल, मतलब जो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज है वहां से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर सर्कुलर वाला करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम लोग भी मुझे बताओ थोड़ा थोड़ा, जैसे देखो यहाँ पर ये वाला जो हमारा एक्सरसाइज है, ये वाला यहाँ पर 28 क्वेश्चंस है, लीनियर और सर्कुलर मिक्सड अप करके। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन 1। पहले बोला है, देखो पहला क्वेश्चन, 5 बॉयज ए बी सी एंड सी डी एंड ई आर सिटिंग इन ए रो। पहला बात है रो का क्वेश्चन है, मतलब लीनियर वाला। ए इज टू द राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट नहीं बोला है, सिर्फ राइट बोला है, तो अब इमीडिएट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो तो ड्रॉ करोगे तब पता चलेगा। एंड E is to the left of B but to the right of C, A is to the left of B, who is second from the left end। अब पहला हमें ये चेक करना चाहिए कि कैसा भी हो, कोई स्टैंडिंग हो या सीटिंग पोजीशन हो, फेस किधर है। फेस अगर हमें नहीं डिफाइन किया गया है, ऑलवेज एज्यूम कि नॉर्थ के साइड फेस है, मतलब हम लोग का डायग्राम जो है वो ऐसा बनना चाहिए, मतलब ये हम लोग का हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हम लोग का हो जाएगा डायग्राम का राइट साइड। अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर से। A इज टू द राइट ऑफ B, ठीक है, B के राइट साइड में A है। अभी हमें बोला नहीं है एक्सट्रीम राइट साइड में है, तो कहीं पर भी हम एक बार B बना लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ B बना लिया। अच्छा अब B का राइट इधर होगा, A जो है वो B के राइट साइड में है, तो मैंने यहाँ पर A को ड्रॉ कर दिया। अगर इमीडिएट नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में कोई आएगा, और अगर इमीडिएट है तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो A इज टू द राइट ऑफ B, अब इमीडिएट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो जब स्टार्टिंग में हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए तब मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिखाए, देखो वहां पर क्या बोला था, ये एग्जाम्पल में अगर देखो, ये देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोला था, देखो यहाँ पर बोला था राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड में कौन है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी ये सभी राइट साइड में, क्यू इमीडिएट राइट साइड में है, तो क्यू राइट में भी है इमीडिएट राइट में भी है, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन क्यू के लिए एप्लीकेबल होता है। वैसे ये अभी हमें पता नहीं है कि बी के राइट में ए है या इमीडिएट राइट में ए है, जब तक हम लोग पूरा कंडीशंस को नहीं लिख लेते हैं तब तक हम लोग नहीं बता सकते कि वो इमीडिएट हो रहा है कि इमीडिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो बाकी चीजों को पढ़ने से ही पता चलेगा, उसके पहले तो पता नहीं चलेगा। 5 बॉयज ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन ए रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट साइड में मैंने ए को बना दिया, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ई है, चलो यहाँ ई बना देते हैं। ये भी नहीं बोला इमीडिएट लेफ्ट में है कि नहीं, तो मैंने लेफ्ट में बना दिया, अगर इमीडिएट नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में कोई आ सकता है, ठीक है। बट टू द राइट ऑफ सी, अच्छा क्या बोला है देखो, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, जो तो मैंने कंप्लीट कर दिया, बट टू द राइट ऑफ C, E जो है E का पोजीशन B के लेफ्ट में और C के राइट में है, ठीक है। तो यहाँ अगर C बनाएंगे तभी तो C के राइट में E आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, A जो है वो D के लेफ्ट साइड में, तो मुझे D यहाँ बनाना चाहिए, तभी D के लेफ्ट में A आ जाएगा। Who is the second from the left end? लेफ्ट एंड से सेकंड में कौन है, तो लेफ्ट एंड से सेकंड में E है, ठीक है, लेफ्ट एंड से सेकंड में E है, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अभी तक तो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी एग्जांपल किया सेम ही तरीका है, ठीक है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से सेकंड में कौन है, तो दो तीन चीजें ध्यान रखना है। पहला ये कि जो अरेंजमेंट है वहां पर लोग फेस किधर कर रखे, कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्थ का फेस का एजम्पशन लो, अगर नॉर्थ का फेस एजम्पशन होगा तो ये लेफ्ट ये राइट हो जाएगा। सबसे पहले ये चूज कर लो लेफ्ट और राइट कौन सा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा पुट कर दो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस ए टू ई, 5 हाउसेस है ए से लेके ई तक, A is to the right of B,
एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, ए जो है वो बी के राइट साइड में है और ई जो है वो सी के लेफ्ट साइड में है एंड राइट ऑफ ए है। अच्छा, तो ई जो है वो लेफ्ट ऑफ सी है। ई का पोजीशन क्या है? सी के लेफ्ट और ए के राइट। ठीक है, ई का पोजीशन जो है वो सी के लेफ्ट और ए के राइट साइड में है। बी इज टू द राइट ऑफ डी, विच ऑफ द हाउस इज मिडिल। मिडिल में कौन सा हाउस है? अब यहाँ पर ये भी नहीं बताया कि हाउस का गेट किधर ओपन होता है, मतलब फेस किधर है हाउस का। तो इसका मतलब ये डायग्राम भी हम लोगों को ऐसे एजम्पशन से बनाना पड़ेगा कि नॉर्थ के साइड जो है हाउस का डोर जो है ओपन होता है। तो ये लेफ्ट ये राइट हो गया। अच्छा, अब हम लोग हाउस बनाते हैं। पहला कंडीशन ये बोल रहा है ए इज टू द राइट ऑफ बी, तो कहीं पर भी एक हम बी हाउस बना लेते हैं। ये मैंने बी हाउस बना लिया नीचे साइड में, ये बन गया हाउस बी। ठीक है, ये हाउस बी बन गया। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है? ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी का राइट ये देखो ना, ये डायग्राम देखने से इजीली पता चलेगा यहाँ पर कौन है, ए हाउस है। चलो ए हाउस बना दिया मैंने। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ई जो है वो ए के राइट में है, क्योंकि मेरे पास ए है तो हम पहले ए पे ही जो है ध्यान लगाएंगे। ठीक है, हमें क्या बोला है? ई जो है वो ए के राइट साइड में है, तो ए का राइट इधर है तो यहाँ पर ई बन जाएगा। यहाँ पर मैंने ई हाउस बना दिया। ठीक है, ई बन गया। और ई का और एक पोजीशन भी बोला था, लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट साइड में ई है। ठीक है, तो सी के लेफ्ट साइड में ई है तो सी यहाँ बना लेते हैं। ये देखो सी यहाँ बना लेते हैं तो सी का लेफ्ट में ई हो जाएगा। ये बन गया सी, सी के लेफ्ट में ई बन गया। चलो, ये कंडीशन बन गया। फिर क्या बोल रहा है? बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट साइड में। ठीक है, बी जो है वो डी के राइट साइड में है तो डी यहाँ पर बनाते हैं, तभी डी का राइट साइड में खुद ब खुद बी बन गया। ठीक है, विच ऑफ द हाउसेज इन द मिडिल, 5 हाउसेस हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हाउसेस हो गए। मिडिल में कौन सा घर है? तो मिडिल में ये वाला घर है। ठीक है, ए जो घर है वो मिडिल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, आंसर भी ए, कैपिटल ए जो कि हाउस का नाम है। तो ए हाउस जो है वो मिडिल में। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड नंबर देखो। 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing north। अच्छा है, यहाँ तो बता दिया कि नॉर्थ साइड में इन्होंने अपना फेस कर रखा है। ठीक है, तो हमारा डायग्राम जो है ये लेफ्ट ये राइट इस पैटर्न पे बनने वाला है। 5 friends are sitting in a row facing north, here S is between T and Q and Q is to the immediate left of R। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है देखो, एस इज बिटवीन टी एंड क्यू। अब यहाँ कंडीशंस बन जाएंगे, क्यों? एस जो है वो टी क्यू के बीच में है, तो ये भी सही है या फिर ये भी तो हो सकता है। देखो, बोल रहा है कि एस जो है वो टी क्यू के मिडिल में है, तो ये कंडीशन भी हो सकता है टी क्यू के मिडिल में, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमें अगर बता देगा, आगे पढ़ते हैं कि एस के राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, तब तो काम खत्म, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग समझ लेंगे कि ये डायग्राम बनेगा कि ये डायग्राम बनेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन दिया है उससे तो हमारा दो प्रोबेबल चीज बन जाता है। अच्छा, फिर बोल रहे हैं एस इज बिटवीन टी एंड क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो आर अगर यहाँ बनेगा तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू हो जाएगा इस डायग्राम पे। और अगर ये डायग्राम बन रहा है, इन दैट केस मुझे आर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आर और क्यू जो है वो इमीडिएट मतलब पास पास है। लेकिन कैसा है कंडीशन? क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो अगर यहाँ आर बनेगा तो आर का ये राइट साइड हो जाएगा, आर के राइट साइड में क्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये वाला डायग्राम नहीं बनना चाहिए, मतलब क्यू एस टी ऐसे नहीं, टी एस क्यू ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, टी एस क्यू ये ज्यादा सही रहेगा। अभी तक तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। P is to the immediate left of T, P जो है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो T का लेफ्ट ये है तो यहाँ पर P हो जाएगा। P is the immediate left of T। अच्छा,
T is to the immediate left of T. Who is in the middle? अच्छा, सारे पोजीशन बन गए। यहाँ पर बोल रहा है P Q R S T, तो P Q R S T, हाँ सारे पोजीशन बन गए। अब इसका ड्रॉ यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ P, उसके बाद यहाँ T, फिर इसके बाद यहाँ S, Q और R, ऐसा होगा ड्रॉ। हमें पूछा गया है हु इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन है? मिडिल में S, ठीक है, मिडिल में कौन है? S है। तो यहाँ पर लिखेंगे A, ऑप्शन A, मिडिल में S है, ठीक है। दो प्रोबेबल डायग्राम बन रहा था, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये आ ही सकता है ना कि जब बताया ही नहीं है कि S के इधर T है कि इधर Q है, तो हमारे दो डायग्राम बन सकते हैं। मिडिल में S को रख के हम लोग इधर T इधर Q, इधर Q इधर T कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें R का पोजीशन डिफाइन किया गया Q के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अगर R बना लेंगे तो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बता दिया था कि R के लेफ्ट साइड में Q बनेगा, ठीक है। तो अगर इमीडिएट लेफ्ट, वो भी इमीडिएट लेफ्ट बोला है, तो R यहाँ पर बनाएंगे तो ये राइट हो जाएगा, तो ये डायग्राम क्रॉस हो गया। तो R यहाँ पर होगा, R के इमीडिएट लेफ्ट में Q बन गया। फिर बाकी कंडीशन जैसा था वैसा बना लो तो फुलफिल हो गया। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का A हमारा आंसर आ गया इस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है देखते हैं। 6 children A B C D E and F are standing in a row, ठीक है। 6 children एक रो में खड़े हैं। B is between F and D, E is between A and C, ठीक है। तो B जो है वो F D के मिडिल में है, E जो है वो A और C के मिडिल में है। It does not stand next to F और D, ठीक है। नेक्स्ट टू F और D होगा, ये 8 जो है गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टू F और D, A जो है वो F या D के बाद में नहीं खड़े रहेंगे। C does not stand next to D, C जो है वो D के बाद नहीं आएगा। F is between which of the following pairs of the children, F कौन से दो चिल्ड्रन के बीच में है। तो पहले ये पूरा क्वेश्चन को पढ़ने का मेरा एक ही रीजन था कि ये पता करना कि फेस बताया है कि नहीं। जब फेसिंग साइड नहीं बताया है, इन दैट केस फेस हमेशा इधर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो भी ड्रॉ करेंगे ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, नॉर्थ के साइड फेस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं। B इज बिटवीन F एंड D, तो दो सिचुएशन अराइज होगा, ठीक है। B इज बिटवीन F एंड D, तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। अब कौन सा सही होगा वो तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। B इज बिटवीन F एंड D, अब देखते हैं आगे। एंड बिटवीन E इज बिटवीन A एंड C, E जो है वो A एंड C के बीच में है, तो इसका भी दो कंडीशन हो जाएगा। A C के बीच में E है, या फिर ऐसे करते हैं C और A, ठीक है। ये दो दो कंडीशन बन गया, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, और यहाँ पर भी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 इस केस का, ठीक है। क्योंकि बोला था कि B जो है वो FD के मिडिल में है, तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। E जो है वो बताया था AC के मिडिल में है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी हमें पता नहीं है ना क्या होगा, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा हम लोग का सही आंसर हो सकता है। अच्छा, फिर बोल रहा है A does not stand next to F और D, A जो है वो F या D के बगल में नहीं जाएगा, ठीक है। A जो है वो F या D के बगल में नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ इस डायग्राम में देखें तो यहाँ भी A नहीं आएगा, यहाँ भी A नहीं आएगा, क्योंकि F या D के बगल में नहीं जाने वाला। यहाँ पर A नहीं आएगा इस डायग्राम में हम लोग का। अच्छा, ये जो पोजीशन है अब इसे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब AEC, अब AEC को मुझे इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कंडीशन है A does not stand next to F और D, F या D के बाद A नहीं आएगा। तो अगर हम लोग इस डायग्राम में इसको मर्ज करते हैं, ये डायग्राम में अगर इसको मर्ज करते हैं, तो यहाँ अगर लिखोगे AEC तो ये गलत डायग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि बोला है A जो है वो F या D के बाद नहीं आएगा, तो D के बाद नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर AEC को यहाँ लगाते हैं AEC, तो मे भी हो सकता है, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन मेरा फुलफिल कर जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, पहले ये देख लो कि ये डायग्राम में कौन सा होगा। AEC को अगर यहाँ पुट करना चाहते हैं, पहला ये देखो, पहले देखो A B D, छोटा छोटा डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। AEC जो है
वो इधर नहीं आ सकता है, इधर आएगा, हाँ आ सकता है, इधर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग दूसरा वाला भी अप्लाई करके देखें, एफ बी डी में ये अप्लाई करके देखें, सीई ए ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा सीई ए, लेकिन इधर नहीं आएगा, सीई ए इधर नहीं आएगा, क्योंकि वही एफ या डी के बगल में जो है हमारा ए नहीं रह सकता है। तो ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम इसमें ये वन वाले में मैंने ये और ये दोनों पुट करके देख लिया, ये वन वाले में ये और ये दोनों पुट करके मैंने देख लिया है, ठीक है। ये वाला पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इस पे अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है C does not stand next to D, लेकिन और एक कंडीशन है, देखो C और D एक साथ नहीं हो सकता है, तो ये डायग्राम तो बंद कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें CD एक साथ हो जा रहा है, बोल रहे CD एक साथ नहीं हो सकता है, मतलब ये एक ही डायग्राम अभी तक बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, F is between which of the following pairs, बस ये हमारा पहला बन गया। फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग इस तरह का दो कंडीशन फुलफिल करके बनाते हैं, ठीक है। इस पे भी चेक करते हैं, तो ये एक डायग्राम हो सकता है, ये तो क्रॉस आउट हो गया, ठीक है। ये जो हम लोगों ने बनाया था DBF, अब इस पे अगर AEC लगाना हो, AEC, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये ऐड करना हो तो किधर करेंगे, इधर नहीं हो सकता है, इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर होगा, लेकिन इधर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि F के बाद A नहीं आ सकता है। और सेकेंड, यहाँ पर DBF में अगर हम लोग CEA को लगाना चाहते हैं तो CEA इधर नहीं आएगा, CEA इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, क्योंकि यहाँ इसीलिए नहीं आएगा, यहाँ A आ जाने से AD एक साथ नहीं होगा, ऐसा बोला है। फिर C does not stand next to D, C और D एक साथ नहीं जा सकते, तो ये डायग्राम नहीं होगा, तो फिर ये डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो हमारा दो डायग्राम आ रहा है ऐसा, एक ये वाला, एक ये वाला। अभी हमारे आंसर कौन से वाले डायग्राम से आ सकते हैं, हमें पूछा है कि which of the following pairs of the children, F is between which of the pairs of children, F कौन से दो चिल्ड्रन के बीच में है, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं, F जो है C और B के बीच में है, यहाँ पर भी अगर देखो B और C के बीच में, यानी दोनों डायग्राम हमारा सही है, ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों सही है। हमें पूछा है F किसके बीच में, F B और C के बीच में है, तो ऑप्शन हमारा B हो जाएगा, ठीक है, B एंड C। अब ये दोनों डायग्राम क्यों सही है, क्योंकि ये भी सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये भी सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, हमें क्वेश्चन में बताया था, फिर से सुन लो, क्वेश्चन में हमें बताया था B जो है वो FD के मिडिल में है, लेकिन ये नहीं बताया था कि B के किधर F है किधर D है, इसीलिए मैंने दो पॉसिबल डायग्राम बना लिए कि B जो है एक बार इधर F किया, इधर D किया, इधर F। सिमिलरली E का मिडिल पोजीशन बताया था AC के मिडिल में, तो AC CA दोनों चीज हो सकता है, मैंने दोनों चीज अप्लाई किया। अब मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, इसमें मैंने एक बार ये ऐड किया और एक बार ये ऐड किया। अब देखो, जब AEC ऐड कर रहे हैं तो AEC किधर जाएगा, इधर ऐड होगा कि इधर ऐड होगा, वो चेक किया, इधर ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर ऐड होने से A और D जो कि एक साथ नहीं रह सकते, वो कंडीशन आ जा रहा है। इसका मतलब इस डायग्राम में ये दोनों में से अगर कुछ एडिट करना है तो ये AEC इधर ऐड होगा, ठीक है, AEC इधर ऐड हो सकता है, दूसरे जगह पे नहीं ऐड हो सकता है, ठीक है, AEC इधर ऐड हो जाएगा। अब रहा CEA का बात, CEA किधर ऐड हो सकता है, तो CEA इधर ऐड नहीं होगा, क्योंकि फिर F के साथ A का सिमिलरिटीज आ जाएगा, मतलब F और A पास पास हो जाएंगे, जो कि हमें करने के लिए मना किया गया है। तो CEA ये इधर आएगा, ठीक है। अब CEA इधर आएगा, ये डायग्राम भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि DC एक साथ नहीं रह सकता, ऐसा हमें क्वेश्चन बोला है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि इस डायग्राम में ये दोनों में से इसमें जुड़ के ये बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वाला अप्रोच लिया, ये सेकंड वाला, क्योंकि ये भी तो तुम लोग के दिमाग में आ सकता है, इसी से ही क्यों आंसर दे दे, हाँ सही बात है, इसी से ही क्यों आंसर दे। DBF पे भी चेक करेंगे, तो DBF बनाया, DBF में क्या ऐड होगा, AEC ऐड करने का कोशिश करते हैं, किधर ऐड होगा, इधर तो नहीं होगा, इधर AEC लिखोगे तो A और F एक साथ हो जाएगा, जो हमें मना किया गया है, मतलब AEC ऐड करना है तो इधर कर दो। अब ये भी नहीं होगा, इधर C लिखोगे तो C और D एक साथ हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, मतलब इस डायग्राम में तो AEC ऐड ही नहीं होगा, ये वाले डायग्राम में AEC ऐड नहीं होगा, CEA ऐड हो सकता है, लेकिन किधर होगा, अगर इधर करोगे तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, AD एक साथ हो जाएगा, इधर कर दो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। तो ये भी डायग्राम सही है, ये भी डायग्राम सही है, ठीक है, लेकिन हमें
पूछा क्या था, डायग्राम दोनों बन गया, हमें पूछा था बता दो कि एफ जो है वो कौन से दो जो है कौन से दो चिल्ड्रन के बीच में है, ठीक है, पेयर्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये हो गया एफ जो है वो बी और सी के मिडिल में है, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। सर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, 2 बुक्स है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, तो 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बुक्स का नाम जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। 2 बुक्स जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैंने ओबी लिख दिया शॉर्टकट में। 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 बुक्स जो है वो टीक्यूएम का है, ये भी एक सब्जेक्ट है, टीक्यूएम, टीक्यूएम का 2 बुक्स है। 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 3 बुक्स जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का, चलो फिर क्या बोल रहा है, एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स, 1 जो है वो एक बुक है इको का, एक बुक है इको का। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, अगर बुक्स जो रखे हुए अगर हम लोग टॉप से काउंट करके आते हैं तो बोल रहा है द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले 5 बुक्स का प्लेसेस बना लेते हैं, ठीक है, बुक 1 2 3 4 5, एक मिनट, 8 बुक्स है, 5 6 7 8, 6 7 8, ठीक है, ये 8 बुक्स है, ठीक है, 8 बुक्स है। ठीक है, ये 8 बुक्स रखे हुए हैं। अच्छा, अब हमें क्या बताया है, देखो यहाँ पर बता रहा है कि काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, जब हम लोग टॉप से काउंट करते हुए आ रहे हैं, द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो सेकेंड मतलब ये वाला, ठीक है, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, ये 3 पोजीशन हमें बता रहा है। सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, तो ये क्या है, आई आर का बुक है, ये भी आई आर का बुक है, ये भी आई आर का बुक है, ऐसा बोला था क्वेश्चन में, इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, 2 टीक्यूएम के बुक्स के बीच में, 2 टीक्यूएम के बुक्स के बीच में 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक है, तो 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक है 2 टीक्यूएम के बुक्स के बीच में, तो टीक्यूएम का बुक्स यहाँ होना चाहिए, तभी तो ये दोनों के बीच में 2 आईआर का बुक रह गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बोल रहे हैं 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन is are between 2 books and 1 book of industrial relation is between 2 books on organizational behavior, 2 organizational behavior के बीच में 2 organizational behavior के बीच में ये एक बुक होगा। अच्छा, कुछ मुझे लगता है यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, चलो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, there are 8 books kept, 2 books are organizational behavior, ये सब ठीक लिखा है मैंने, counting from the top the second, fifth, sixth, मैंने सेकंड ठीक काउंट किया, फर्स्ट सेकंड, हाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अच्छा, तुम लोग नहीं बोल रहे हो मैंने गलत लिखा है, फिफ्थ सिक्स्थ नहीं बोल रहे हो, गलत लिखा है ना मैंने, ये हो गया थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 बुक्स ऑन काउंटिंग फ्रॉम द सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मैंने एक काउंट जो है कम कर दिया था, ठीक है। 2 बुक्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, टीक्यूएम के 2 बुक्स के बीच में ये आईआर का 2 बुक्स है, टीक्यूएम के 2 बुक्स के बीच में आईआर का 2 बुक्स है, ठीक है। अच्छा, फिर 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 1 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मतलब ओबी
ओके, यहाँ पर हो गया, ये दोनों के बीच में आयर का बुक है, बता रहा है क्वेश्चन हमें, ठीक है। While the book above the book of economics is a book of TQM, बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर एक TQM का बुक रखा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर एक TQM का बुक रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इको का बुक्स ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही तो बचा जगह, इको के ऊपर TQM का बुक्स है, तो इसका मतलब ड्रॉ तो सही हुआ है, क्योंकि यहाँ इको लिखेंगे तो इसके ऊपर TQM का बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप, टॉप साइड से अगर देखो तो लास्ट बुक कौन सा है, टॉप साइड से अगर देखो तो लास्ट बुक इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो आंसर ए इको हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए इकोनॉमिक्स हो जाएगा। 6th नंबर, 6th नंबर देखो क्या बोल रहा है। 5 boys are standing in a row facing east, ठीक है। 5 boys जो है वो रो में खड़े हैं और ईस्ट साइड में फेस करके खड़े हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, नॉर्मली ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ठीक है। तो ईस्ट के साइड फेस मतलब इधर हो जाएगा, मतलब सबका फेस जो है ये इधर होगा। अब ऐसे करके कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कर सकते हो। ऐसे करके करोगे तो तुम लोगों को राइट लेफ्ट कैसे चूज करना पड़ेगा। अगर किसी का फेस इधर है, खुद को इधर इमेजिन करके देखो, अगर फेस इधर है तो ये साइड हम लोग का राइट और ये साइड हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। बट ऐसे करके लिखने में हमें दिक्कत होगा, ठीक है, ऐसे करके लिखने में हमें दिक्कत होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल एक सोल्यूशन है, हम लोग यहाँ पर फेस जिधर है उसी के हिसाब से तो राइट लेफ्ट होगा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इधर ईस्ट मान लेते हैं एक बार, ठीक है, और हम लोग ऐसे करके ड्रॉ बना देते हैं, ठीक है। ये ईस्ट साइड मान लेते हैं, ये ईस्ट साइड मान लेते हैं, और इधर फेस है, तो राइट लेफ्ट ही तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब ये हम लोग का राइट साइड हो जाएगा, ये हम लोग का लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, 5 boys are standing in a row facing east, पवन is to the left of तवन, ठीक है। पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में है, तो हम पहले छोटा छोटा डायग्राम बना लेते हैं। तवन के लेफ्ट में, तो तवन का फेस इधर है, तो लेफ्ट में इधर, ठीक है। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, बट इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई और भी आए, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, देखना पड़ेगा। बिपिन एंड चवन, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन बिपिन चवन। अच्छा, पवन जो है वो तवन बिपिन और चवन के लेफ्ट में है। अच्छा, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन बिपिन चवन। तो पवन जो है वो तवन बिपिन चवन के लेफ्ट में है, तो तवन बिपिन चवन। अब ये तीनों कैसे है वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब टी भी सी फॉर्म में है या सी टी भी फॉर्म में है, वो तो हमें नहीं पता, वो आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना पता है कि इनके लेफ्ट में पी है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टी भी सी भी तो हो सकता है, टी सी भी हो सकता है, भी सी टी हो सकता है। अब कैसे ये खड़े हैं वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, शायद हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये जो तीन फ्रेंड है, ऐसे करके लिखते हैं टीबीसी, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कैसे खड़े हैं। टीबीसी के लेफ्ट में पी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तवन विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, और ये तीनों जो है नकुल के लेफ्ट में है, तो यहाँ नकुल बना देते, तो नकुल के लेफ्ट में ये आ जाएंगे, नकुल का लेफ्ट ये हो गया। पी के राइट में, मतलब इनके राइट में, लेफ्ट में पी है और इनके राइट में नकुल है, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बोलो तो पी जो है, पी के राइट साइड में टीबीसी है, या फिर एन के लेफ्ट साइड में टीबीसी, मतलब तवन विपिन और चवन है। चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, चलो इंफॉर्मेशन मिल गया। चवन मिडिल में है तवन और विपिन के, तो हम लोग इसको अब बना सकते हैं, यहाँ पी यहाँ एन। अब चवन जो है वो मिडिल में है, किसके, तवन और विपिन के। लेकिन फिर से कंफ्यूजन, यहाँ टी लिखे यहाँ भी लिखे, या फिर हम लोग यहाँ भी लिखे यहाँ टी लिखे, कौन सा करें, ठीक है। ये हमारा एक कंफ्यूजन हो सकता है, देखते हैं कंफ्यूजन आगे फिलअप होता है कि नहीं हमारा। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर पे विपिन है, चलो लेफ्ट ये है, लेफ्ट साइड से काउंट करो 1 2 3 4, फोर्थ साइड में विपिन, इस पे काउंट करो 1 2 3 4, नहीं, फिर ये टी आ जा रहा है, इसका मतलब ये डायग्राम नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। मतलब टी सी वी ये फॉर्मेट बनेगा, ये सही डायग्राम बन रहा है। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, देन हाउ फॉर तवन फ्रॉम द राइट, राइट साइड से तवन कितने दूरी पे है, तो राइट साइड ये है,
राइट साइड से अगर देखो तो तवन का पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन है तवन का, ठीक है। तो फोर्थ मतलब हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी फोर्थ, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर ले। तो फिर से देखो एक बार क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन था। हमें ये बताया था कि पी जो है वो तवन, विपिन और चवन के लेफ्ट में है, ठीक है। और तवन, विपिन, चवन के लेफ्ट में है, और नकुल जो है वो तवन, विपिन, चवन के राइट में है, ठीक है। यहाँ पर या फिर उल्टा पढ़ो तो तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, नकुल के लेफ्ट में ये लोग हैं। तो यहाँ से हमारा डायग्राम में ये पी बन के आ रहा था, ये एन बन के आ रहा था, ठीक है। यहाँ टीवीसी का पोजीशन हमें पता नहीं चल रहा था, फिर हमें ये पता चला कि चवन मिडिल में है और आसपास तवन और विपिन है, लेकिन तवन यहाँ लिखे कि विपिन यहाँ लिखे, ये कंफ्यूजन था। फिर हम लोग को क्वेश्चन आगे बताया कि अगर लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए आते हो तो विपिन 4 नंबर पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे काउंट करके आओ। तो अब ये तो पता है कंफर्म कि सी के इधर उधर ही टी और सी जाएंगे, कहीं और नहीं। तो 1 2 3 4 यहाँ 2 प्लेसेस हमारा खाली है। अब कहाँ टी कहाँ सी कैसे पता चलेगा? लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे हमें बता दिया गया है कि विपिन है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन है? विपिन है। ये देखो यहाँ पर बता रहा है विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो तवन कहाँ जाएगा? बचे हुए जगह पे, बस यहाँ पर हो गया। अब हमें पूछा है कि फोर्थ नंबर, राइट साइड से फोर्थ नंबर 1 2 3 फोर्थ में कौन है? तवन, ठीक है। हमें पूछा था कि तवन फोर्थ, राइट साइड से फोर्थ नंबर पे होगा, तवन का पोजीशन ये पूछा गया था। तो ये हम लोग का आंसर आ गया डी, ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर देख क्या बोल रहा है। 6 person MNOPQR sitting in 2 rows, ठीक है। MNOPQR 2 rows का मतलब हो जाएगा ये देखो ऐसा और ऐसा, ठीक है। 2 rows MNOPQR sitting in 2 rows with 3 persons in each row, मतलब एक जगह पे 3, एक जगह पे 3, ऐसे। मतलब यहाँ पर इस डायग्राम का अगर देखें, इस डायग्राम का फेस क्योंकि इधर है तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, और ये डायग्राम का देखोगे जस्ट ऑपोजिट, ये हमारे फेस टू फेस, ये ऐसे पर्सन है जो हमारे फेस टू फेस बैठे हैं, मतलब हमारा राइट इनका लेफ्ट और हमारा लेफ्ट इनका राइट हो जाएगा। पहले डायरेक्शन समझ लिया हम लोगों ने। फिर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक रो जो है एक दूसरे के इन फ्रंट, मतलब फेस टू फेस रो बना हुआ है। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, तो बोल रहा है Q किसी रो के एंड में नहीं है, मतलब सीधा बात है यहाँ भी क्यू नहीं आएगा, यहाँ भी क्यू नहीं आएगा, यहाँ भी क्यू नहीं आएगा, यहाँ भी क्यू नहीं आएगा। क्यू कहीं पर भी नहीं है एंड में, बता दिया है। क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, इसका मतलब क्यू का पोजीशन फिक्स्ड है, या तो क्यू यहाँ पर होगा या तो क्यू यहाँ पर होगा, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कहाँ पर होगा वो तो ड्रॉ करने के बाद ही ना कंफर्म करेंगे हम लोग। यहाँ या यहाँ होगा, क्योंकि ये चारों में से कहीं जगह पे नहीं आ सकता। आगे पढ़ते हैं। P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। P जो है वो R के लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर पोजीशन पे है, मतलब इस लाइन से इतना कंफर्म होता है कि P और R एक ही जगह पे होंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक रो पे 3 लोग बैठ सकते हैं, और P जो है वो R के लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर पोजीशन पे है, मतलब P और R एक साथ है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने राइट लेफ्ट नहीं किया है, हम पहले ये चूज कर रहे हैं इधर कौन कौन आएगा, इधर कौन कौन आएगा, ठीक है। तो P और R तो एक जगह पे आ रहे हैं। O इज द नेबर ऑफ Q, O Q एक साथ रहेंगे, इसका मतलब O Q एक साथ है, एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P। अच्छा, O जो है वो Q के नेबर है और P के ऑपोजिट है डायगोनली, ठीक है। तो जिधर O है उधर P नहीं आएगा, और वो हो भी नहीं रहा है, P इधर हो चुका है, ठीक है। N इज द नेबर ऑफ R, N जो है वो R का नेबर है, मतलब N इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब PRN एक जगह पे रहेगा और बाकी बचा कौन, यहाँ पर M, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि 3 जगह पे बैठ कौन रहा है। तो एक साइड में PRN, एक साइड में OQN, ये हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा वो समझना पड़ेगा, वो मैंने अभी लिखा नहीं है, ये मैंने अरेंज नहीं किया, ये मैंने सिर्फ उन लोगों को ढूंढ लिया है कि इधर कौन बैठेंगे, मतलब 3 जन कौन कौन हो सकता है, 3 जन कौन कौन हो सकता है, कोई भी तो नहीं होगा। तो जो इंफॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से पता चला कि ये तीनों एक साइड रहेंगे, ये तीनों एक साइड रहेंगे, लेकिन पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज तो कंफर्म हो चुका है भाई, क्यू या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, क्योंकि क्यू साइड में नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा,
अब आगे फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के लेफ्ट साइड में है। अब हम जो है सपोज करके पुट करते हैं। देखो यहाँ पर एजम्पशन के साथ Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, उसके हिसाब से मैंने Q का ये सारे पोजीशन को हटा के ये दो पोजीशन ले लिया। अब बोल रहे P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। अगर हम यहाँ पर R लिखते हैं, सोचो मैंने यहाँ पर R लिख दिया, तो R का लेफ्ट तो इधर होगा, तो R के लेफ्ट साइड में P कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, तो R का ये पोजीशन नहीं होगा। चलो R यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि यहाँ Q आएगा, R नहीं आएगा। अगर हम मान लेते हैं कि इधर Q है, ठीक है, तो अगर यहाँ R लिखते हैं, सोचो पहला बात है, एक चीज तो कंफर्म हो जा रहा है, देखो, और एक चीज भी तो कंफर्म हो जा रहा है ना। अगर हम यहाँ R पुट करने का सोचते हैं तो R के साथ PN है, मतलब यहाँ Q नहीं आएगा। अगर हम ये मानते हैं कि इधर हम R को पुट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पर बोला है P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, तो R के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में यहाँ P आ जाएगा, और R P के साथ कौन है? R P के साथ N है, इसका मतलब Q यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। अगर मेरा ये डायग्राम सही हो रहा है तो ठीक है, तो कंफर्म फिर Q यहाँ पर आएगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? O इज ऑन द नेबर ऑफ Q। O जो है वो Q के नेबर है और ऑपोजिट टू P है। P के ऑपोजिट में O होगा, डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला था यहाँ पर? P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली ऑपोजिट टू O इज द नेबर ऑफ Q, तो O यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, ये एक डायग्राम हमारा बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बन सकता है क्या? और भी कोई डायग्राम बन सकता है? चेक करके देखते हैं और कोई डायग्राम बनेगा कि नहीं। फिर से ये मैंने राइट साइड कर दिया, ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड लेफ्ट बना लिया, लेफ्ट साइड। ये तो एक डायग्राम हमारे सारे कंडीशन से बन गया है। ये बनेगा लेफ्ट और ये बनेगा राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग R को इधर लिखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि R को अगर हम इधर लिखते हैं, तो पहला बात है कि R PN एक साथ रहेगा, और पहला कंडीशन ये बताया गया था कि P जो है वो R के सेकेंड, तो R को अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो R का लेफ्ट साइड यहाँ होगा, तो R का लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, तो P यहाँ पर आ जाएगा, और R P के साथ N है तो कंफर्म N इधर हो जाएगा। Q मिडिल में हो जाएगा क्योंकि Q साइड में नहीं जा सकता है, ठीक है, तो Q मैंने मिडिल में कर दिया, और P और O डायगोनली ऑपोजिट रहेंगे, और यहाँ पर फिर इसका मतलब अच्छा, यहाँ पर मैंने P और Q जो है डायगोनली ऑपोजिट रहेंगे, ये हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा एम आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है, एम। ये वाला तो गलत हो गया ना, यहाँ पर मैंने दो बार क्यों लिख दिया? ये देखो, P ऑपोजिट O है, यहाँ पर एम होगा, ठीक है। ये डायग्राम, ये डायग्राम। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है हु इज इन फ्रंट ऑफ N। N के फ्रंट में कौन है? N के फ्रंट में Q है। ये डायग्राम देख लो या फिर ये डायग्राम देख लो, ठीक है। N के फ्रंट में कौन है? Q है। ये दोनों ही सही डायग्राम है, दोनों डायग्राम ही सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यानी N के फ्रंट में कौन है? Q है। ऐसे भी बैठेंगे तो भी N के फ्रंट में Q है, ऐसे भी बैठेंगे तो भी N के फ्रंट में Q आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। N के फ्रंट में कौन है? Q है। अब देखो 8th नंबर, एट्थ नंबर में क्या बोला है? देखो, 6 पर्सन ABCD E एंड F आर सिटिंग इन 2 रो, 2 रो में बैठे हैं, ठीक है, मतलब फिर से ऐसा, ठीक है, 2 रो में है। आगे क्या बोल रहे हैं? 3 इन ईच रो, एक एक रो में 3 जन बैठे, तो ऐसा कंडीशन। अब क्या बोला है? E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, E एंड में नहीं जाने वाले, तो E E E ये क्रॉस लगा दो। इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है E या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा। चलो राइट लेफ्ट भी एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, ठीक है, D जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F है, तो इसका मतलब D और F एक साथ है। पहले ये ढूंढ लेते हैं, D और F एक साथ है। C इज द नेबर ऑफ E, तो C और E एक साथ है। C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू D, D के ऑपोजिट में C रहेंगे, ठीक है। B इज द नेबर ऑफ F, तो B इनके साथ है, B इनके साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट सही है? अच्छा, A B C D E F, तो यहाँ पर देखो A, इसका मतलब यहाँ पर A
EC और BFD, ऐसा कंडीशन है। चलो अब फिर से पढ़ते हैं। E is not at the any end of row, वो तो मैंने कंफर्म करवा लिया। D is to the second left of F, ठीक है। D जो है वो D is to the second left of F के लेफ्ट साइड में D है। तो अगर हम यहाँ F लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। यहाँ F लिखेंगे तो सेकेंड लेफ्ट में D बन जाएगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा। अब दूसरा डायग्राम भी हम बना के दिखा देंगे, पहले ये दिखा देते हैं। D is the second left of F, C the neighbor of E, C जो है वो E के नेबर है, तो F और D के साथ कौन जाएगा? B, तो इसका मतलब कंफर्म यहाँ B आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर E लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि F और D के साथ E नहीं है, B है। तो अगर हम यहाँ पर F को चूज करते हैं पुट करने के लिए, इन दैट केस मुझे यहाँ से E को हटाना पड़ेगा, तो E इधर आ जाएगा मिडिल में, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? C इज द नेबर ऑफ E, C जो है वो E के नेबर है, ठीक है। C is the neighbor of E and sitting diagonally opposite to D, तो D के ऑपोजिट में C होगा, तो C को यहाँ नहीं लिख सकते। देखो C E का नेबर है, तो C इधर भी आ सकता है, C इधर भी आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि C D से डायगोनली ऑपोजिट है, तो C यहाँ पर नहीं आएगा, कंफर्म यहाँ पर आएगा। अब बचा कौन? A को यहाँ पर लिखो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, दो रो में, दोनों में से एक रो में कौन से तीन पार्टी एक साथ है? वो तो हम यहाँ पर भी देख के बता सकते हैं, पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ किए बिना। DBF, तो DBF, DBF, हाँ ये पहला आंसर सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी नहीं होगा। देखो CEB एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही बता रहा है। AEF भी देखो एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पढ़ के ही तो हम लोगों ने जो आंसर का मतलब जो समरी बनाया उससे तो ये पता चल रहा है ना कि ये एक साथ वैसे भी नहीं हो सकता। अगर ड्रॉ नहीं भी करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। AEF ये भी पॉसिबिलिटीज नहीं है AEF का, और FBC का भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ नहीं दिखा, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम को हम लोग फिर दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कंडीशन ले लेते हैं, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ई जो है कोई भी एंड में नहीं जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है। ई जो है कोई भी एंड में नहीं जाएगा, तो ई आइदर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले क्या किया, एफ को यहाँ पुट किया, तो हम लोग इधर भी एफ को पुट कर सकते बिल्कुल। तो एफ को कहाँ पुट करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या बताया है कि डी जो है वो एफ के सेकेंड लेफ्ट पोजीशन पे है, तो एफ यहाँ पर होगा, तो लेफ्ट तो इधर हो जाएगा, तो एफ यहाँ नहीं हो सकता। इन दैट केस ये एफ यहाँ पर होगा, तो उसके सेकेंड लेफ्ट में डी बन गया, और एफ के साथ कौन है? एफ, डी और बी है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा, ई नहीं आएगा, तो कंफर्म यहाँ पर ई आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ई आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? सी इज द नेबर ऑफ ई एंड डायगोनली ऑपोजिट टू डी, तो सी यहाँ पर भी आ सकता है, ई का नेबर है तो यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन सही कौन सा होगा? सही ये वाला होगा, क्योंकि डी के ऑपोजिट में है, डायगोनली ऑपोजिट है। इन दैट केस ये वाला हम लोग का क्या आ जाएगा फिर? ए, ठीक है। अब क्या ये भी आंसर हम लोग का सही होगा? बिल्कुल सही होगा। DBF, देखो यही वाला आंसर आएगा, DBF। यही जो है एक रो में हमें दिख रहा है, बाकी ऑप्शंस जो है हमारे यहाँ पर ड्रॉ के हिसाब से नहीं जा रहा है, ठीक है, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो दोनों प्रोबेबल डायग्राम जो है बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसमें क्या बोला है? देखो 5 बॉयज A1, A2, A3, A4, A5 आर सिटिंग इन ए स्टेयर, मतलब सीढ़ी पे बैठे हैं इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। A5 इज अबव A1, A4 इज अंडर A2, A2 इज अंडर A1, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम लोग स्टेयर्स बना लेते हैं, यानी कि सीढ़ी। अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं? 5 बॉयज है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 5 स्टेयर्स। अच्छा, अब हमें क्या बोला है? A5 इज अबव A1, A5 जो है वो A1 के ऊपर
मतलब जो बैठने का पोजीशन है A5 जो है वो A1 के ऊपर है, ये बता रहा है। अब यहाँ पर हम लोग एट लास्ट जो पूरा बना के फिर पुट करेंगे, ठीक है। फिर A4 इज अंडर A2, A4 जो है मतलब A2 के नीचे A4 है, A2 के नीचे A4 है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, A2 इज अंडर A1, A2 जो है वो A1 के अंडर है, मतलब A2 यहाँ पर लग जाएगा, उसके नीचे फिर A4 लग जाएगा, इसका मतलब। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 जो है वो A2 और A3 के बिटवीन, मतलब ऐसे हो जाएगा। अच्छा, सब हो गया शायद, A1 2 3 4 5। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, तो इनका पोजीशन कैसे होगा, इसका मतलब सबसे एंड में कौन बैठा है, A3, ठीक है। उसके ऊपर A4, उसके आगे A2, उसके आगे A1, उसके आगे A5। जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा हम लोगों ने कंडीशन फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्टेयर, ठीक है। लोएस्ट पोजीशन में कौन है, A3 है, ठीक है। लोएस्ट पोजीशन में A3 है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी A3 हो जाएगा, सबसे लोएस्ट पोजीशन में कौन है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें क्या बोला है देखो, 5 चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन ए रो, 5 चिल्ड्रेन जो है वो रो में बैठे हैं। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी बट नॉट टी। अच्छा, ये सबसे वाइटल लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी बट नॉट टी। इसका अगर इंटरप्रिटेशन देखें इस लैंग्वेज का, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ये तो समझ में आ रहा है तुम लोग को पढ़ के, इसे सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी। इस लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बाद बैठे हैं, और बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, बट नॉट टी का मतलब ये हो जाएगा कि टी जो है वो पी के बाद नहीं बैठा है, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन कभी कभी हम लोग गलत कर सकते हैं कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी, इसका मतलब जो है ये ऐसे आ रहा है कि एस जो है वो पी के बाद बैठा है बट टी के बाद नहीं, एस का बात नहीं हो रहा है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, ठीक है। बट नॉट टी का मतलब टी जो है वो पी के बाद नहीं बैठा है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, ठीक है। ये लाइन लिख लो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज सिटिंग, बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ठीक है। इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, A is sitting next to P but not T, K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left, ठीक है। तो एक तो इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, K जो है वो R के बाद बैठे हैं और ये जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे हैं, एक्सट्रीम मतलब एकदम एंड कॉर्नर एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे हैं, एंड T is not sitting next to K, who is are adjacent to S। एडजेसेंट मतलब एस के पास आसपास कौन है, ठीक है। एडजेसेंट मतलब लगे हुए, ठीक है, सटे हुए कौन है एस के साथ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जैसे कि कुछ फेस का बात नहीं बताया तो हम लोग मानेंगे कि इधर फेस है नॉर्थ के साइड, तो ये हम लोग का हो जाएगा लेफ्ट, ये हम लोग का हो गया राइट, ठीक है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, के जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, मतलब के बाद इधर कोई नहीं आने वाला, ठीक है। के जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, ऐसा हमें बताया है। एक बार पढ़ लेते हैं, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, अच्छा सॉरी, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु का मतलब यहाँ पर आर हो रहा है, ठीक है, कॉमा दिया हुआ है ना, के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के जो है वो आर के नेक्स्ट में बैठे हैं, और आर कौन है, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट में एक्सट्रीम साइड में आर है, तो इसका मतलब ये आर हो जाएगा, ये मैंने आर बना, ये आर बन गया, ठीक है। आर के इधर और कोई नहीं आएगा, इधर आ सकता है। अच्छा, अब हम लोग एक एक कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी जो है वो के के बाद नहीं बैठेंगे, अभी के का पोजीशन हमें नहीं पता, फिर से पढ़ना पड़ेगा। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बाद बैठे बट नॉट टी,
चलो अभी हमारे पास एसपीटी कुछ भी इंफॉर्मेशन मतलब कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, तो के जो है वो आर के बाद बैठे हैं, तो इसका मतलब के को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आर के इधर नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि आर जो है वो लास्ट है, लेफ्ट साइड के लास्ट वाले पर्सन है, तो आर के इधर के नहीं आएगा, तो के जो है नेक्स्ट मतलब फिर के को इधर ही लिखना पड़ेगा। तो के का पोजीशन पता चल गया, के जो है वो आर के बाद बैठे हैं, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, तो टी जो है वो के बाद नहीं बैठेगा, मतलब ये वाले पोजीशन टी के लिए नहीं होगा, इतना समझ में आ रहा है। इधर तो आगे जाएगा नहीं, ये वाला पोजीशन टी के लिए नहीं आएगा, टी यहाँ भी नहीं आएगा, टी यहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब टी का हमारा छोड़ देते हैं यहाँ पर, फिर क्या बोल रहा है फिर से पढ़ो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है वो पी के बाद बैठा है, ठीक है। एस जो है वो पी के बाद बैठा है, मतलब ये कंडीशन हो सकता है, या तो एस पी हो सकता है या तो पी एस हो सकता है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ क्या बोला है, बट नॉट टी। अब पढ़ो इंटरप्रिटेशन, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू पी, मतलब यहाँ टी नहीं आएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एसपी होगा तो टी यहाँ पर नहीं आके टी यहाँ पर आएगा, ठीक है, और पीएस होगा तो टी इधर आएगा, टी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का या तो टीएसपी हो सकता है या तो पीएसटी हो सकता है। अब कौन सा होगा वो देख लो, ठीक है, अब कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, जो कि मैंने लिख दिया है, आर के नेक्स्ट में के है, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, ठीक है। टी जो है वो के बाद नहीं बैठेंगे, मतलब ये सॉरी ये पी होगा, यहाँ पर बोला है कि टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, मतलब यहाँ पर टी हम लोग लिख नहीं सकते, तो यहाँ टी नहीं लिखेंगे तो टीएसपी नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिख सकते हैं, पीएसटी ये बना सकते हैं, ठीक है। तब हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, एक तो ये कि के जो है के और के बाद टी नहीं रहेगा, पहला कंडीशन ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, के बाद टी नहीं रहेगा, और एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा, एसी सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, उस हिसाब से तो बना ही लिया है। अच्छा अब हम लोग को बोल रहा है हु इज और आर एडजेसेंट टू एस, एस के एडजेसेंट में कौन है, एस के एडजेसेंट में पी और टी है, ठीक है, तो पी टी है, तो इसका मतलब आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, पी एंड टी। तो देख लो कैसे हुआ, बोल रहा है 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, तो उसका हमें ना पहले कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता चल रहा था, तो यहाँ पर बोल रहा है एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि एस जो है वो पी के बाद बैठेंगे, बट टी जो है वो पी के बाद नहीं जाएंगे, ठीक है, टी जो है वो पी के बाद नहीं बैठेंगे, तो एस पी या पी एस जो भी कंडीशन होता है वहां पर टी अगर अप्लाई करना है इधर नहीं होगा, पी के पास टी नहीं होगा, या तो टीएसपी होगा या तो पीएसटी होगा। अब के पास टी नहीं होना चाहिए, तो ये के अगर है तो यहाँ टीएसपी तो सूटेबल नहीं हुआ, तो फिर क्या सूटेबल होगा, पीएसटी, ठीक है, पीएसटी तो कंफर्म हमारा यही रहेगा कंडीशन, ये तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें पीएसटी वाला सिचुएशन ही आ रहा है, करवाना पड़ेगा, बिकॉज के बाद टी नहीं आएगा, पी आ सकता है, तो ये कंडीशन हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का पी एंड टी जो है ये हम लोग का एडजेसेंट, मतलब एस के अगल बगल, एस के अगल बगल जो है दो पर्सन आ रहे हैं, पी और टी, ठीक है, पी और टी, तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया 10। अच्छा 11 वाला भी करवा देते हैं, देखो ये भी आसान है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब जो एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, चार तल्ला होता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। मिस्टर मोहन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर अशोका, ठीक है, तो मोहन जो है वो जो है अशोका के ऊपर है उनका फ्लैट, मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे जैसे बोला है वैसे बना लेते हैं। मिस्टर मोहन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर अशोका, तो यहाँ पर लिखते हैं मिस्टर अशोका, इनके ऊपर जो फ्लैट है, ठीक है, उनके ऊपर अबोव वाले फ्लैट में मिस्टर मोहन है, ठीक है। अच्छा मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, ठीक है, लोकेश, अभी हम लोग
एक एक कंडीशन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद ऐड करके लिखेंगे। मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव ऊपर हो जाएगा, मिस्टर गौरव के नीचे लोकेश का, मिस्टर लोकेश का फ्लैट हो जाएगा। मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट एबव मिस्टर गौरव, ठीक है, मिस्टर अशोकन का जो फ्लैट है वो एबव मिस्टर गौरव है, तो इसका मतलब ये मिस्टर गौरव का फ्लैट यहाँ पर आ जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव्स इन फ्लैट एबव मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन का जो फ्लैट है वो गौरव के ऊपर है, एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, मिस्टर लोकेश के नीचे मिस्टर राकेश का आ जाएगा, तो ये पहले लिख लेते हैं, ये यहाँ बन गया, ठीक है। मिस्टर लोकेश के नीचे मिस्टर राकेश का फ्लैट आ गया। who lives in the topmost फ्लैट, टॉपमोस्ट फ्लैट में कौन है, तो चलो ये अब हम लोग पूरा डायग्राम ऐसे बना देते हैं। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, ये देखो, पहले मुअन 1, लोके अशोकन 2, लोकेश 3, गौरव 4, फिर उसके बाद राकेश 5, लोकेश 6, आई थिंक 5 है, 5 है, ठीक है, 5 है, तो 5 सीनियर सिटीजन, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, तो ये गौरव लोकेश और राकेश का तो समझ में आ गया, फिर से एक बार पढ़ लेते। मिस्टर मोहन लिव्स इन ए फ्लैट एबव मिस्टर अशोकन, ठीक है, तो ये मिस्टर, क्योंकि इनके ऊपर तो कुछ बोला नहीं है तो मैंने पहले यही लगा दिया। फिर बोल रहा है एबव मिस्टर अशोकन, मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो गौरव के नीचे मिस्टर लोकेश का फ्लैट है, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट एबव मिस्टर गौरव, मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट एबव मिस्टर गौरव, ठीक है। मिस्टर गौरव के lives in a flat above मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव के ऊपर वाले फ्लैट में कौन हो जाएंगे, मिस्टर अशोकन, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कर देते, फिर हो गया मिस्टर गौरव, ठीक है, फिर हो जाएगा मिस्टर लोकेश, बाकी जैसा हम लोगों ने रीड किया था, फिर हो गया मिस्टर राकेश, ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट, तो टॉप मोस्ट में कौन है, मिस्टर मोहन, ठीक है, टॉप मोस्ट में ये सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ये देख लो, ऐसे ही बोला था, 5 सीनियर सिटीजन लिविंग इन ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मिस्टर मोहन लिव्स इन फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन, मिस्टर अशोकन के ऊपर इनका फ्लैट है, ठीक है। फिर क्या बोला, मिस्टर लोकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, मिस्टर गौरव के नीचे वाले फ्लैट में मिस्टर लोकेश है, ठीक है। मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट अबव मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव के ऊपर वाले फ्लैट में मिस्टर अशोकन है। अच्छा, मिस्टर राकेश लिव्स इन फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, मिस्टर लोकेश के बिलो वाले फ्लैट में मिस्टर राकेश है, बस यही पूछा था और कुछ नहीं। और पूछा कि टॉप मोस्ट फ्लैट में कौन है, टॉप मोस्ट फ्लैट में मिस्टर मोहन, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11 तक हुआ, अभी क्वेश्चन हम लोग का है 28 तक क्वेश्चन है, ठीक है, 11 तक कंप्लीट हुआ है, 12 से लेके 28 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी वेडनेसडे वाले क्लास में करेंगे। तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो होमवर्क के हिसाब से, और सर्कुलर वाला भी उस दिन हम थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।